एक लड़की जिसे मारने के लिए सैकड़ों गुंडे पीछे लगे हैं क्योंकि उस लड़की ने एक मर्डर होता हुआ देखा है। तब उसे बचाने के लिए एक ऐसा आदमी आता है जिसे पता है कि 100 लोगों से कैसे लड़ना है। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं शू जनेल के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है नीना। नीना एक अनाथ लड़की है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है टोनी। ये दोनों ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। नीना का लगभग खर्चा टोनी ही उठाता है। टोनी एक वेटर है 5 स्टार होटल में। जब भी उसे समय मिलता है वो नीना को लेकर के चला आता है होटल के अंदर। ये नियमों के खिलाफ है मगर बार बार वो नियम तोड़ता है। आज वो नीना को लेकर के आया है एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में जिसका एक कमरा है। अभी वो आदमी यहाँ पर है नहीं, इसलिए टोनी को वक्त मिल गया है। वो नीना के लिए बढ़िया खाना मंगवाता है और ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी नीना की नजर पड़ती है लैपटॉप पे जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लैपटॉप को देखने के बाद वो टोनी को कहती है कि मैं इजिली हैक कर सकती हूँ पासवर्ड को। मगर जैसे ही वो लैपटॉप चलाना शुरू करती है इन्हें पता लगता है कि जो इस कमरे का मालिक है वो आ चुका है। तभी दोनों भाग करके छुप जाते हैं। ये दोनों चेंजिंग रूम में छुपे हुए हैं मगर सबसे बड़ी गलती ये की है कि ये लैपटॉप भी अपने साथ लेकर के गए हैं। कमरे के हम मालिक को देखते हैं जिसका नाम है थॉमस। अंदर आते ही वो सबसे पहले अपने लैपटॉप को ढूंढता है क्योंकि इस आदमी का काम बहुत ही खतरनाक है। थॉमस हथियारों की तस्करी करता है और लैपटॉप में उसकी सारी जानकारियां हैं। इस चीज को देखने के बाद उसे लगता है कि उसके दुश्मनों ने शायद उसका लैपटॉप चुराया है। वो तुरंत बॉडीगार्ड्स को कॉल करके बुलाता है यहाँ पे। तभी उसे चेंजिंग रूम से आवाज सुनाई पड़ती है मगर उसके चेक करने के बावजूद भी ये दोनों उसे नजर नहीं आते। तब उनके जान में जान आती है। थॉमस जब दूसरे कमरे में जाता है तब टोनी लैपटॉप ले लेता है नीना से और कहता है कि मैं इसे रख देता हूँ लिविंग रूम में, फिर आसानी से हम यहाँ से निकल सकते हैं। मगर जैसे ही वो लैपटॉप लेकर के बाहर आता है बॉडीगार्ड्स उसे देख लेते हैं और टोनी डर करके भागने लगता है। तभी वो शूट कर देते हैं उसे। थॉमस भी आता है और देखता है कि उसका लैपटॉप इस आदमी के पास है मगर टोनी को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि ये मामूली वेटर है, कोई दुश्मन नहीं। यानी कि आदमी सिर्फ लैपटॉप चुराने आया था और गलती से इन लोगों ने उसे मार दिया। अब टोनी की मौत हो चुकी है। थॉमस डर जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर पुलिस वाले आए और उसके ऊपर कोई भी मुकदमा हो। तो बॉडीगार्ड एक अनलाइसेंस्ड गन निकालता है और उसे दे देता है टोनी के हाथ में। थॉमस को कहता है कि हम पुलिस वालों को बताएंगे कि ये आदमी आपको मारने आया था और गलती से उसने अपने आप को ही मार लिया। यही कहानी सबको बतानी है। मगर नीना ने सारी चीजों को देखा है। जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती है कोर्ट में इस बात को प्रूफ कर दिया जाता है कि टोनी मारने आया हुआ था थॉमस को, क्योंकि थॉमस एक बिजनेस टाइकून है और उसके बहुत सारे दुश्मन है। कानून इस बात को मान जाता है और थॉमस के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। इस चीज को देखने के बाद नीना टूट जाती है और सीधा जाती है एक पुलिस ऑफिसर के पास जिसका नाम है सेरा और उसे पूरी बात बता देती है कि आखिर उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। सेरा तुरंत एक अर्जी डालती है कि थॉमस के बेल को खारिज कर दिया जाए। जैसे ही ये बात थॉमस तक पहुंचती है वो अपने सारे के सारे वकील को भेज देता है बात करने के लिए सेरा से। वो सब आते हैं और कहते हैं कि नीना की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक अनाथ लड़की है और वो पहले बहुत बार चोरी कर चुकी है। मगर सेरा किसी की भी बात नहीं सुनने वाली। तब ये लोग बहुत सारा पैसा ऑफर करते हैं ताकि सेरा का मुंह बंद हो सके मगर वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। वो एक ईमानदार ऑफिसर है। तब थॉमस की हालत और भी खराब हो जाती है। वो सीधा कॉल करता है पुलिस चीफ को जिसका नाम है कैरन। तब कैरन बताता है कि सेरा ने बहुत ही होशियारी से काम किया है। सबसे पहले उसने नीना को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाला है ताकि कोई भी उसका बाल बाका ना कर सके। अभी भी नीना सेफ हाउस में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता मगर थॉमस इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। वो 2 गलत गवाहों को पेश कर देता है कोर्ट में और उसे बेल मिल जाती है। इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे मीडिया वाले भड़के हुए हैं। पूरे लोग उसके ऊपर अंडे और टमाटर फेंक रहे हैं। तब थॉमस सारी मीडिया वालों के सामने चिल्ला करके नीना को धमकी देता है। इस चीज को देखने के बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। तब वो कांटेक्ट करते हैं कि स्पेशल ऑप्स के ऑफिसर से जिसका नाम है माइक। माइक अब गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा मगर सबको पता है कि माइक कितना खतरनाक है। उसे कॉल दिया जाता है कि वो आए और सेफ हाउस की सुरक्षा करे क्योंकि नीना के साथ अब कुछ भी हो सकता है। माइक भी एक्सेप्ट कर लेता है इस असाइनमेंट को। वो जैसे ही सेफ हाउस के अंदर आता है उसकी मुलाकात होती है पुलिस ऑफिसर रेन से और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ऑफिसर हेली भी आती है। तब माइक जाकर के बात करने लगता है नीना से। इस बीच नीना टीवी पर देखती है कि थॉमस को छोड़ दिया गया है और ये खबर बहुत ही दुखद है उसके लिए। नीना अब किसी से भी बात नहीं करती। तभी रेन बाहर आता है अपनी पत्नी से बात करने के लिए। इसी बीच गुंडे उसे मार देते हैं और उसका की कार्ड लेकर के आने लगते हैं अंदर की तरफ। अंदर नीना को माइक कहता है कि वो अपना इंसुलिन शॉट ले ले मगर नीना इंसुलिन शॉट भी नहीं लेना चाहती। तब हेली उसे समझाने लगती है मगर इसी बीच अब गुंडे दरवाजे तक आ चुके हैं। वो दरवाजे पे बॉम्ब लगाते हैं और उड़ा देते हैं। धमाके को सुनने के बाद अब माइक भी एक्टिव हो जाता है और अपनी बंदूक निकाल करके मारना शुरू कर देता है एक एक करके सबको। दूसरी तरफ हेली बचाने की कोशिश कर रही है नीना को। तभी एक गोली आकर के उसे लग जाती है। जब आकर के माइक हेली को देखता है वो समझ जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। नीना और भी ज्यादा दुखी है मगर माइक उसे समझाता है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हेली ने तुम्हारे लिए जान दी है और तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। यहाँ से निकलो। वो उसे लेकर के जाने लगता है यहाँ से। माइक आगे आगे चल रहा है और नीना उसके पीछे छुपी हुई है। आसानी से ये लोग चले आते हैं बिल्डिंग के बाहर मगर यहाँ पर भी हर
तरफ गुंडे फैले हुए हैं जो दोबारा इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर माइक अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके मार देता है सबको। फिर तुरंत कॉल करता है पुलिस ऑफिसर हेनरी को और उसे पूरी बात बताता है। हेनरी उसे कहता है कि तुम्हें अब दूसरे सेफ हाउस पे जाना पड़ेगा। माइक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेफ हाउस अब सेफ है, हम कंप्रोमाइज हो चुके हैं, हमारे बीच कोई ऐसा है जो सारी जानकारियां उन्हें दे रहा है। तभी उन्हें सेफ हाउस के बारे में पता लगा। नीना की हालत खराब हो रही है, तुम बस इंसुलिन का इंजेक्शन भिजवाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तब हेनरी को भी ये बात समझ में नहीं आती। माइक देखता है कि नीना बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। जब वो उससे बात करता है तो नीना कहती है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, जब से मैं इन सब में पड़ी हूँ मैं जिसके पास भी जाती हूँ सारे मारे जाते हैं। माइक उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने पूरी जिंदगी यही किया है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद वो एक कार रुकवाता है और नीना को लेकर के जाने लगता है सबवे स्टेशन की तरफ ताकि इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सके। कुछ देर के बाद यहाँ पर हेनरी भी आता है। तभी माइक देखता है कि हेनरी के पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन है। वो कहता है कि तुम एक इंजेक्शन लेकर के क्यों आए हो, हमें और भी जरूरत पड़ेगी। हेनरी कहता है कि थॉमस बहुत ही ताकतवर आदमी है, उसने सारे के सारे इंजेक्शंस गायब करवा दिए, बड़ी मुश्किल से मुझे एक मिला है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम नीना को लेकर के पुलिस स्टेशन चलो। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है कि पुलिस स्टेशन में गद्दार भरे पड़े हैं, अगर नीना वहाँ गई तो कभी भी जिंदा नहीं बचेगी। हेनरी कहता है कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन लेकर के चलो नीना को। तब माइक को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत हेनरी पे बंदूक तान देता है और एक बेंच पर हथकड़ी लगा करके बांध देता है उसे। कहता है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हेनरी उसे बार बार समझाता है मगर माइक नहीं रुकता। हेनरी उसे आखिरी धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगाऊंगा कि तुमने एक गवाह को अगवा किया है। मगर माइक को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जाने के बाद हेनरी बाकी सिपाहियों को कॉल करता है ताकि वो लोग उसे यहाँ से निकाले। पुलिस स्टेशन जाते ही वो सबको अलर्ट करता है कि उसे किसी भी कीमत पर माइक और नीना दोनों चाहिए। सारे पुलिस वाले उन्हें ढूंढे। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो नीना को लेकर के जाता है अपने घर पे ताकि जरूरत की सारी चीजें ले सके। उसे भी ये बात पता है कि अब लड़ाई बहुत ही बड़ी होने वाली है। जब वो चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है तभी पुलिस वाले इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच नीना माइक की एक्स गर्लफ्रेंड का वॉइस नोट सुनती है। माइक भी मैसेज को सुनता है और वे लोग बाकी चीजों को लेकर के चले आते हैं बिल्डिंग के बाहर। कोई भी इन्हें नहीं रोकता। तभी पुलिस वाले घुस जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। कमरे में जाकर के देखते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। ये पूरा का पूरा कमरा खाली है। जैसे ही हेनरी को ये बात पता लगती है तब उसे पूरी बात समझ में आती है कि माइक बहुत ही शातिर एजेंट है। पुलिस वालों को उसने जो एड्रेस पहले रजिस्टर करवाया था वो फेक था, बल्कि वो तो कहीं और ही रहता है। हेनरी उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकता। वहीं हम माइक को देखते हैं जो नीना को लेकर के आया हुआ है एक रेस्टोरेंट में। जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं तब दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं एक दूसरे को। तभी माइक देखता है दो पेट्रोल ऑफिसर्स अंदर आए हैं और कुछ देर के बाद उनके पास संदेश भी आता है। तब माइक वहाँ चला जाता है और देखता है कि संदेश में इन दोनों की तस्वीर आई है कि इन्हें पकड़ना है। तब ऑफिसर्स भी अलर्ट हो जाते हैं मगर वो इन्हें पकड़ पाते उससे पहले माइक मेल ऑफिसर को नीचे गिरा देता है बेहोश करके। तभी हम देखते हैं फीमेल ऑफिसर को जो वॉशरूम के अंदर थी। वो जैसे ही बाहर आती है बंदूक तान देती है माइक के ऊपर। तब माइक भी बंदूक तान देता है। इस चीज को देखने के बाद नीना आकर के खड़ी हो जाती है फीमेल ऑफिसर के सामने। वो नहीं चाहती कि कोई और मासूम इंसान मारा जाए मगर ये दोनों एक दूसरे पर से बंदूक नहीं हटा रहे। तभी मेल ऑफिसर उठ जाता है और अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है। इस चीज को देखने के बाद माइक पैर रख देता है उसके हाथ पे। तब फीमेल ऑफिसर को एहसास होता है कि उसके पार्टनर की जान खतरे में है। वो अपने हाथ ऊपर कर लेती है और माइक गोली नहीं चलाता। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं मगर सबसे पहले अब वो कॉल करता है अपने एक साथी को जिसका नाम है रूडी और उसे पूरी बात बताता है। रूडी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ, मैं तुम दोनों को शहर से बाहर निकालूंगा। ये सब लोग मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पे। रूडी इन्हें डिक्की में बैठाता है और लेकर के जाने लगता है अपने फार्म की तरफ। तभी रास्ते में पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हो, अभी क्या पे गाड़ी से बाहर आओ। मगर रूडी बड़े ही आराम से बात करता है उन लोगों से, फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते। तब रूडी कहता है कि मैं कभी एक सिपाही हुआ करता था और एक बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे दोनों के दोनों पैर चले गए, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। इस चीज को सुनने के बाद सबसे पहले पुलिस ऑफिसर उसके पैरों को देखता है, फिर माफी मांगता है उससे और जाने देता है इन्हें। ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से और कुछ घंटों के ड्राइव के बाद पहुंच जाते हैं फार्म पे। अब सब लोग अंदर आ चुके हैं। नीना जैसे ही रूडी की हालत देखती है वो कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है कि तुम और माइक कैसे मिले और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। रूडी बताता है कि वो सिपाही हुआ करता था और माइक भी। इन दोनों की पोस्टिंग हुई थी अफगानिस्तान में। एक लड़ाई के दौरान रूडी जाकर के खड़ा हो गया एक लैंडमाइन पे। जैसे ही लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ उसके दोनों के दोनों पैर चले गए। रूडी कहीं जिंदा नहीं बचता क्योंकि वो दुश्मनों से घिरा हुआ था। तब माइक आया उसे बचाने के लिए। माइक ने अपने जान की परवाह नहीं की और वो रूडी को बचा के लेकर के आया। इसीलिए रूडी को जैसे ये बात पता लगी कि माइक दिक्कत में है वो आ गया उसकी मदद करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अभी भी परेशान है। उसे पता लग गया है कि माइक नाम का आदमी है जो सुरक्षा कर रहा है नीना की। वो माइक की पूरी फाइल मंगवाता है और जैसे जैसे वो माइक के बारे में पढ़ता है उसकी हालत खराब होने लगती है। माइक सिर्फ अपने देश के लिए नहीं लड़ा, उसके बाद भी उसने कई खतरनाक मिशंस को पूरा किया है जिसके बारे में कोई सोच
सोच भी नहीं सकता। अब थॉमस को पूरी बात समझ में आ रही है कि उसके इतने सारे अटेम्प्ट फेल कैसे हो गए, क्योंकि माइक प्रोटेक्ट कर रहा है नीना को। वो अपने आदमियों को कहता है कि अगर ये आदमी एक भूत है तो पूरी दुनिया से ऐसे ही भूतों को बुलाओ जो उसे मार सके। तभी हम हेनरी को देखते हैं, जिसे पता लग गया है कि सेरा माइक की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसीलिए अब उसे शक होने लगा है सेरा के ऊपर कि सेरा ने ही माइक और नीना को छुपा करके रखा है अपने घर के अंदर। वो एक पूरी की पूरी टीम को भेजता है ताकि वो सेरा के घर को छान मारे, मगर इन्हें ना ही यहाँ पर माइक मिलता है और ना ही नीना। मगर इन्हें बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिसमें सेरा और माइक दोनों एक साथ हैं। तब सेरा जाती है पुलिस स्टेशन और हेनरी से कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम बात को नहीं समझ रहे हो कि आखिर यहाँ पर मुद्दा क्या है। हमें पीछा करना है थॉमस का और मैं जानती हूँ कि उसके खिलाफ हमें सबूत कहाँ से मिलेंगे, जबकि तुम उल्टी चीजों पे ध्यान दे रहे हो। तुम पीछे लगे हो माइक के और नीना के। मैं जैसा कहती हूँ ऐसा करो। तब हेनरी भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं रूडी और माइक को। रूडी माइक को समझाता है और कहता है कि थॉमस एक बहुत ही ताकतवर आदमी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वैसे ही गुंडों को भेजता रहेगा तुम्हारे पीछे। तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे? एक ही रास्ता है कि हम खुद जाएं थॉमस के पीछे और उसे सबक सिखाए ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दे और उसे सजा भी मिले। माइक कहता है कि मैं अभी ये नहीं करना चाहता, मैं पुलिस वालों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कानून खुद सजा दे थॉमस को। एक बार पुलिस वालों का वर्डिक्ट आ जाए तभी मैं अगला कदम उठाऊंगा। इतना कहने के बाद वो सोने चला जाता है। सोते समय नीना कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। तब माइक उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे जैसे समय बीतता है ये तीनों और भी नजदीक आने लगते हैं। ये लोग गोली चलाना भी सिखाते हैं नीना को, मगर समय के साथ इन्हें एहसास होता है कि नीना की हालत खराब हो रही है, उसे इंसुलिन शॉट्स की जरूरत है। तब माइक चला आता है शहर में, मगर अब जितने भी इंसुलिन के शॉट्स हैं उन सबको थॉमस कंट्रोल कर रहा है। माइक को कहीं भी शॉट्स नहीं मिलते। तभी उसका फोन बजता है और रूडी बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। माइक समझ जाता है कि थॉमस को पता लग गया इनके लोकेशन के बारे में। वो जल्दी से इधर आने लगता है। दूसरी तरफ रूडी नीना को छुपा देता है एक सीक्रेट रूम में और खुद आता है दरवाजे पे। जो लोग आए हुए हैं वो कहते हैं कि हम पेट्रोल ऑफिसर्स हैं और वो दरवाजा तोड़ के भीतर भी आते हैं। तब रूडी ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो कमजोर और अपाहिज है, ताकि थोड़ी देर तक वो इन्हें उलझा करके रख सके, तब तक यहाँ पे माइक आ जाए। मगर जब ये लोग पूरे घर की तलाशी लेते हैं ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं, सिर्फ रूडी अकेला नहीं है। तब इन गुंडों का मुखिया आकर के कहता है कि सीधा सीधा बताओ बाकी लोग कहाँ पे हैं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब रूडी भी समझ चुका है कि हालात खराब होने वाले हैं। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और शूट कर देता है मुखिया को और बाकी लोगों पर भी गोलियां चलाता है, मगर रूडी भाग नहीं सका। वो जहाँ गिरा है वहीं पर पड़ा हुआ है। तुरंत ही उसे गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। इस चीज को देखने के बाद अब नीना बेहोश होकर के गिर जाती है। तभी माइक आ जाता है और आते ही एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको। जितने भी लोग बचे हुए थे उसने सबको मार दिया है। जैसे ही वो अंदर आता है उसे रूडी की लाश नजर आती है। तब वो जाता है सीक्रेट रूम में तो देखता है कि नीना बेहोश हुई है। वो उसे उठा के लेकर के चला आता है बाहर और भागता हुआ पहुंचता है हॉस्पिटल। जब उसका उपचार शुरू होता है तब डॉक्टर्स बताते हैं कि नीना बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन ना लेने की वजह से वो बेहोश हुई थी। माइक को भी गोली लगी है मगर वो किसी को कुछ नहीं बताता। वो फर्स्ट एड किट चुराने लगता है। तभी डॉक्टर इस चीज को देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि इस आदमी को गोली भी लगी है मगर वो इलाज नहीं करवाना चाहता। तब वो सीधा कॉल करती है पुलिस स्टेशन, मगर पुलिस स्टेशन के सारे लाइन को हैक करके रखा है थॉमस ने। वो भी सुन लेता है बातों को और समझ जाता है कि ये लोग अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं। माइक भी समझ चुका है कि डॉक्टर ने क्या किया है। वो तुरंत नीना को लेकर के भागना शुरू कर देता है। तभी गुंडे अंदर आ जाते हैं और अब हेनरी भी अंदर आ चुका है। माइक भी यहीं पर है। देखते ही देखते अब हर तरफ से गोलियां चलती हैं। माइक सबको मारता है मगर एक गोली और आकर के उसे लग जाती है। तब वो गिर जाता है जमीन पे। नीना उसे खींचने लगती है। दूसरी तरफ एक गोली जाकर के लगती है हेनरी को। तब दूसरा ऑफिसर उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक की हालत खराब है फिर भी वो गोलियां चला रहा है और देखते ही देखते वो आखिरी इंसान को भी मार देता है। दूसरी तरफ हेनरी भी अब ठीक है। उसके साथी की वजह से उसकी जान बच गई मगर नीना बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। इस कियोस्क का फायदा उठा करके ये लोग चले आते हैं बिल्डिंग से बाहर और एक सस्ते मोटेल में छुप जाते हैं। एक बार फिर माइक अपने जख्मों का उपचार करता है और नीना को कहता है कि वो टेंशन ना ले, अभी भी माइक उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है उसे, क्योंकि माइक को 2 गोलियां लगी थी। उसका बुखार बढ़ने लगता है और उसकी हालत खराब हो रही है। इस चीज को देखने के बाद नीना परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। माइक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बाहर जाते ही पुलिस वाले हमारे पीछे आएंगे और थॉमस के गुंडे भी। तब नीना कहती है कि हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे मगर तुम्हें मदद की जरूरत है। वो माइक को मना के लेकर के आती है बाहर। नीना को पता है कि कार कैसे चुराते हैं। वह कार के अंदर उसे बैठा देती है। माइक सेरा के घर का एड्रेस लगाता है लोकेशन पे और कहता है कि वही हमारी मदद कर सकती है। जब ये लोग जाने लगते हैं तब रास्ते में पुलिस वाले इनकी गाड़ी को रोकते हैं। नीना बाहर आती है और गोलियां चलाती है, जिसे देखने के बाद पुलिस वाले रुक जाते हैं कि नीना किसी मासूम को ना मार दे। तब नीना सबसे पहले उनकी गाड़ी को पंचर करती है और सारे कम्युनिकेशन डिवाइस को भी खत्म कर देती है ताकि पुलिस वालों को ये लोग इत्तला ना कर सके। और तब माइक को लेकर के पहुंचती है सेरा के घर पे। सेरा नीना को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है। तब नीना कहती है कि माइक अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस बात को सुनने के बाद वो भागती हुई
हुई आती है नीचे और माइक का उपचार करती है। अब माइक बिल्कुल ठीक है। फिर वो नीना से पूछती है कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, मुझे सब कुछ जानना है। सारी बातों को सुनने के बाद सेरा भी परेशान हो जाती है। नीना उससे कहती है कि तुम माइक से कहाँ मिली। वो कहती है कि माइक एक ऑफिसर था और मैं भी, हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे, मगर माइक को अपने मिशन के अलावा कुछ नहीं सूझता। वो मुझे बिना बताए सीक्रेट मिशन पे जाता था और महीनों मुझे कॉल नहीं करता था। एक वक्त के बाद मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने उससे नाता तोड़ दिया, मगर वो प्यार अभी भी मेरे भीतर है। तभी माइक को होश आ जाता है और कहता है कि मुझे फार्म पे वापस जाना है रूडी का अंतिम संस्कार करने के लिए। ये लोग चले आते हैं। रूडी की लाश को देखने के बाद माइक रोता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से रूडी मारा गया। तभी ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि थॉमस के गुंडे यहाँ भी आ रहे हैं। तुरंत माइक हथियारों को बाहर निकालता है और तैयार हो जाता है यहाँ से भागने के लिए। वो सेरा को कहता है कि वो नीना को लेकर के पीछे के दरवाजे से भागे, वो सबको सामने रोक करके रखेगा और यहाँ से निकलते ही सबसे पहले ये लोग हेनरी को कॉल करें। सेरा ऐसा ही करती है और यहाँ पर माइक गोलियां चलाने लगता है बाकी लोगों पे। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि इस बार जितने भी गुंडे आए हैं ये बहुत ही खतरनाक है और इनके पास मिलिट्री ग्रेड वाले हथियार है। माइक के लिए इतना आसान नहीं होगा इन्हें मारना। फिर भी उन पर गोलियां चलाते रहता है। एक एक करके वो लोगों को मारता है मगर वो भी घायल हो रहा है। माइक को पहली बार लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा और कहीं उसकी मौत भी हो सकती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और एक गोलीबारी ऐसे ही घंटों तक चलती रहती है। फिर हर जगह खबर आती है कि माइक मारा गया। थॉमस इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश है। कुछ दिनों के बाद वो आकर के जैसे ही अपने कार में बैठता है उसके बॉडीगार्ड को एहसास होता है कि किसी ने यहाँ पर कैमरा लगा करके रखा था। तभी फोन बजता है। जैसे ये लोग बॉक्स को खोलते हैं इन्हें अंदर एक बॉम्ब मिलता है जो कि फोन के साथ कनेक्टेड है और एक ब्लास्ट में ये दोनों मारे जाते हैं। अब हर तरफ ये खबर आ रही है कि थॉमस और उसका बॉडीगार्ड एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। हम कैरन को देखते हैं जो छुट्टियां मना रहा है। वो भी इस खबर को देखने के बाद खुश है कि अब से उसे थॉमस के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाते ही उसे आवाज सुनने को मिलती है माइक की। वो चौंक जाता है कि माइक अभी भी जिंदा कैसे है। माइक कहता है कि मैंने इसी की तालीम ली है कि जिंदा कैसे रहना है। थॉमस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो कैरन को कहता है कि तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है कि तुम थॉमस के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, तो तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है। तुम ये रिपोर्ट बनाओगे कि हथियारों की तस्करी करता था थॉमस और उसके दुश्मनों ने उसे मार गिराया। उसके साथ साथ तुम नीना या फिर सेरा किसी के पीछे नहीं आओगे। ये फाइल्स कभी भी नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। इतना कह के वो फोन काट देता है। कैरन भी इस बात को समझ चुका है। यहाँ से निकल करके माइक आता है हार्बर पे, जहाँ हम देखते हैं कि सेरा और नीना पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। अब ये तीनों जा रहे हैं यहाँ से बहुत दूर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।